हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियाज यूनिकॉर्न बूम के बारे में। देखिए, जो इंडिया का यूनिकॉर्न बूम है ये 2021 का बूम है। आज हम इसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। क्या होती है यूनिकॉर्न कंपनीज, क्यों हम इसे बूम कह रहे हैं, इन सबको हम देखेंगे। और सबसे बड़ी खबर ये है कि इंडिया इस वक्त वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। देखिए, टोटल 2022 तक हमारे पास 80 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स या कंपनीज हैं। देखिए, अगर मैं वर्ल्ड वाइड देखूं तो इंडिया फिलहाल टॉप थर्ड पे स्टैंड करता है। तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया, हमारे पास टोटल 80 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स या कंपनीज हैं, जिसमें से 44 स्टार्टअप्स तो केवल 2021 में ही आए हैं यूनिकॉर्न की कैटेगरी में। तो पहले दो स्थानों पे कौन है? तो देखिए, फर्स्ट रैंक पे है यूएसए, जिन्होंने 2021 में 254 यूनिकॉर्न कंपनीज रजिस्टर की। और सेकेंड नंबर पे है चाइना, जिन्होंने 74 यूनिकॉर्न कंपनीज रजिस्टर की केवल 2021 में। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो 44 कंपनीज के साथ थर्ड रैंक पर स्टैंड करता है। इसके बाद अगर मैं एवरेज एज की बात करूं तो 2012 से लेके 20 तक जो एवरेज एज थी किसी भी यूनिकॉर्न कंपनी की, वो थी 7.5 ईयर्स। कहने का मतलब एक कंपनी को यूनिकॉर्न बनने में 7.5 ईयर्स लगा ऑन एन एवरेज, जितनी भी कंपनीज यूनिकॉर्न बनी। बट 2021 में यही एवरेज एज घटकर 6.6 ईयर्स रह गई। 6.6 ईयर्स कहने का मतलब जो कंपनीज का एवरेज एज थी, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी 2 साल में यूनिकॉर्न बनी, कोई कंपनी 3 साल में, कोई कंपनी 4 साल में, कोई कंपनी 5 साल में। तो ऐसे 4 कंपनी अगर यूनिकॉर्न बनी है तो इन सबको मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे एवरेज एज मिल जाएगी। तो जो इंडियन कंपनीज की एवरेज एज थी वो थी 6.6 ईयर्स 2021 में। तो एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, यानी एक तरीके से इकोनॉमी पर इसका अच्छा इफेक्ट देखने मिलने वाला है। तो अब इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट्स होंगे उनकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या होती हैं यूनिकॉर्न कंपनीज, डेकाकॉर्न और हेक्टोकॉर्न। इन सब के बारे में हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, यूनिकॉर्न कंपनीज क्या होती हैं? वो कंपनीज जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन के ऊपर निकल जाए, यानी उस कंपनी का जो टोटल वर्थ है, जो वैल्यूएशन है, वो 1 बिलियन हो जाना चाहिए, $1 बिलियन में आ जानी चाहिए, तब वो कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी कहलाएगी। और इंडिया में फिलहाल ऐसी 81 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। डेकाकॉर्न क्या होती है? तो ऐसी कंपनीज जिनका वैल्यूएशन, टोटल वैल्यूएशन 10 बिलियन के पार निकल जाए, $10 बिलियन से ज़्यादा निकल जाए। ऐसी इंडिया में केवल 4 कंपनीज हैं। कौन कौन सी? फ्लिपकार्ट है, बाइजूस है, पेटीएम है और स्विगी है। इनका जो वैल्यूएशन है वो 10 बिलियन को क्रॉस कर चुका है, $10 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। और इसके बाद आती है हेक्टोकॉर्न। ये वो कंपनीज हैं जिनका वैल्यूएशन 100 बिलियन के पार निकल जाए। देखिए, अगर पूरी दुनिया में देखूं तो ऐसी केवल 2 ही कंपनीज हैं जिनका वैल्यूएशन 100 बिलियन के पार निकल चुका है। वो है बिगडांस, जो कि चाइना की कंपनी है, और दूसरी है स्पेसएक्स, जो कि अमेरिका की कंपनी, हम सभी लोग जानते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशन हो गई यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न और हेक्टोकॉर्न के बारे में। आइए 2 टर्म्स के बारे में और बात कर लेते हैं। मिनिकॉर्न स्टार्टअप्स क्या होते हैं? तो देखिए, मिनिकॉर्न स्टार्टअप्स वो स्टार्टअप्स हैं जिनकी नेट वर्थ या वैल्यूएशन 1 मिलियन के पार निकल जाए। $1 मिलियन के पार निकल गए, यानी आप मिनिकॉर्न स्टार्टअप्स में आ गए हैं। और इसी के बाद एक टर्म और यूज होता है मार्केट में, वो है सूनिकॉर्न। सूनिकॉर्न कौन सी कंपनी होती है? वो कंपनी जिनमें इतना पोटेंशियल होता है, इतना ग्रोथ पोटेंशियल होता है कि वो बहुत ही जल्द यूनिकॉर्न कंपनीज की लिस्ट में आ जाएंगी, जहां पर इन्वेस्टर्स या एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ऐसी कंपनीज को हम बोलते हैं सूनिकॉर्न कंपनीज। तो आई होप आपको ये जो यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न, हेक्टोकॉर्न, मिनिकॉर्न और सूनिकॉर्न के जो कंसेप्ट्स हैं, ये जो नाम है, आज के बाद आप जब भी सुनेंगे आप समझ जाएंगे कि किस कैटेगरी की कंपनी की बात हो रही है। चलिए, अब हम आते हैं इस फैक्टर पर कि आखिर इंडिया में क्यों इतनी तेजी से यूनिकॉर्न कंपनीज बढ़ रही हैं। तो जैसा कि हम सभी ने देखा कि 2020 में कोविड आया, इसके बाद लॉकडाउन लगा, इकोनॉमी काफी जोर के नीचे गिरी। इसके बाद भी कंपनीज, यूनिकॉर्न कंपनीज कैसे बनी जा रही हैं? तो देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण खुद पैंडेमिक है। क्यों? देखिए, पैंडेमिक ने एक तरीके से इन सभी मार्केट्स को एक नई अपॉर्चुनिटी दी, एक नए सिरे से सोचने के लिए कि जिस तरीके से अब कस्टमर्स का बिहेवियर चेंज हो रहा है, उसको टैकल करने के लिए हमें और क्या इनोवेशंस मार्केट में लाने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी चीज़ें अब ऑनलाइन आ चुकी हैं। पहले हम ग्रोसरी शॉप्स पर लेने जाते थे, अब हम ग्रोसरीज को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आज के डेट पर भी ग्रोसरी ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, शायद आप भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऑनलाइन आ चुकी हैं, और ना कि सिर्फ ऑनलाइन आ चुकी है बल्कि इंडिविजुअल एप्लीकेशन बेस्ड भी काम चालू हो चुका है यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर जो न्यू टेक्नोलॉजी है
उन्होंने बिजनेसेस को स्केल अप करने में मदद की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, इंटरनेट से डेटा एनालिसिस किया गया, रोबोटिक्स का यूज किया गया। तो बेसिकली इन सारी चीजों से एक तरीके से मार्केट को हेल्प मिली, नए वेंचर्स को हेल्प मिली और वो इतनी तेजी से ग्रो कर पाए। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि हर एक कंपनी या हर एक सेक्टर बूम कर रहा हो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एजुकेशन, ब्यूटी, डिलीवरी, रिटेल, ई कॉमर्स, मोबिलिटी, सलून, स्पा मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर्स, बेसिकली ये जितनी भी चीजें हैं या ये कुछ वो सेक्टर्स हैं जो कि काफी तेजी से बूम किए हैं इन दिस कोविड ड्यूरेशन, बिकॉज इन सेक्टर्स ने टेक्नोलॉजी का सही यूज किया और अपने मॉडल को रीसेंट डिमांड के हिसाब से मॉडिफाई किया। फिर चाहे उन्होंने अपनी खुद की एप्लीकेशन बनाई हो या होम डिलीवरी शुरू कर दी हो, तो इन सारे सेक्टर्स ने एक तरीके से ऑनलाइन काम शिफ्ट किया और जो आपदा को अवसर में बदलने वाली बात होती है, इन्होंने वो करके दिखाया। अब देखिए, बिजनेस स्टार्टअप्स और आइडियाज तो सबके पास होते हैं, बट फाइनली जीतता वो है जिसे इन्वेस्टर्स मिलते हैं और वो अपने आइडिया को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाता है। तो देखिए, फाइनली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो या तो आपके देश के ही एंजल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं या किसी बाहर के देश के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम FDI का डेटा देखें 2015 से 2020 तक का, तो यहाँ पर जो 75% ऑफ FDI है, दैट इज 184 बिलियन $, ये जो है ये आया है थ्रू वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी के थ्रू। ये बेसिकली उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि स्टार्टअप हैं या जो ग्रो कर रही हैं अच्छे रेट से। नेस्कॉम और जिनोम की एक जॉइंट रिपोर्ट के अनुसार 2021 में ही इंडिया 50+ यूनिकॉर्न कंपनीज का हब होगा और 2025 तक आते आते इंडिया में 100+ यूनिकॉर्न कंपनीज होंगी। अब ये जो डेटा है ये नॉन अचीवेबल नहीं है। जिस प्रकार से हमारे देश में यूनिकॉर्न कंपनीज बढ़ रही हैं, ये डेटा बिल्कुल अचीव किया जा सकता है। देखिए, ये जो कंपनीज है ये एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत की ओर ही हमें लेके जा रही हैं। और अगर पिछले 5 साल के इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं, 60% जो इंडियन कंपनीज है उनके पास या तो वेंचर कैपिटल है या फिर प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं। तो इस तरीके से ही हमारे पास एक इकोसिस्टम तैयार हो रहा है फॉर न्यू स्टार्टअप्स और ये बहुत ही अच्छा है। देखिए, न्यू स्टार्टअप्स जो होते हैं वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट मिलने के बाद लगभग 1.3 टाइम्स ज़्यादा जॉब प्रोवाइड कर पाते हैं। यानी पहले अगर वो 100 लोगों को जॉब दे रहे थे तो अब 130 लोगों को वो जॉब दे पाएंगे। तो यहाँ से एक तरीके से जॉब क्रिएशन है वो भी बढ़ता है, साथ ही साथ जो टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट को मिलते हैं लगभग वो भी डबल के आसपास हो जाते हैं। ये जो न्यू स्टार्टअप्स हैं ये जॉब भी प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं इन स्टार्टअप्स के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं इकोनॉमी में। तो देखिए, सबसे पहला इम्पैक्ट जो होता है वो है एडवांस टेक्नोलॉजी। देखिए, जब भी कोई बिजनेस या एक बिजनेस आइडिया आता है तो एक तरीके से वो एक नई टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है कि हम अब इस तरीके से या इस टेक्नोलॉजी के साथ अब इस बिजनेस मॉडल को आगे बढ़ाने वाले हैं। इसी के साथ ये क्रिएट करता है जॉब्स। हम सभी जानते हैं जितने ज़्यादा नए वेंचर्स होंगे उतनी ज़्यादा जॉब्स बढ़ेंगी देश में। इसी के साथ ये अपने प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज को भी बूस्ट करता है। एक एग्जांपल से समझिए, सपोज अभी तक हमारे पास एक फैक्ट्री थी दिल्ली में। अब अगर मुझे इन्वेस्टमेंट मिल जाता है और मैं अपने बिजनेस को बूस्टअप करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ, तो मुझे प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ानी पड़ेंगी। तो मुझे हो सकता है दिल्ली के बाद अपनी एक ब्रांच यूपी या बिहार या हरियाणा या राजस्थान में खोलनी पड़े। तो इस तरीके से नए मार्केट भी ओपन करता हूँ और इन नए मार्केट्स में जॉब भी प्रोवाइड करता हूँ। इसी के साथ हमारी वेल्थ भी क्रिएट होती है। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा वेल्थ भी क्रिएट होगी और जब वेल्थ क्रिएट होगी तो इवेंचुअली जो GDP है वो भी बढ़ेगी और जब GDP बढ़ेगी तो फाइनली हमारा लिविंग स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। छोटे मकान से बड़े मकान और बड़े मकान से महल पर हम शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये थे कुछ इम्पैक्ट्स ऑफ न्यू स्टार्टअप ऑन इकोनॉमी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्टडीइंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।